दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। हालांकि आज चर्चा करूंगा कि क्या बिहार में आने जा रही है सुनामी और बिहार चुनाव परिणाम के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं क्या वो सब गलत साबित हो सकते हैं। क्यों है मुझे ऐसी आशंका। लेकिन उससे पहले दिल्ली ब्लास्ट पर 2 मिनट आपसे बात जरूर करूंगा। दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण ब्लास्ट पर हमारी खुफिया एजेंसियां बहुत तेजी से सक्रिय हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है। और अभी तक लगभग 56 डॉक्टरों से संदेह के आधार पर पूछताछ की जा चुकी है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये लगभग सभी डॉक्टर एक ही मजहब को मानने वाले हैं। इसके अलावा ब्लास्ट के बाद भी कुछ जगह से आरडीएक्स विस्फोटक बरामद हुआ है। ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार बेहद सतर्क है, बेहद चिंतित है और केंद्र सरकार ने बाकायदा कैबिनेट ने खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो सारे तार जोड़ें और निष्कर्ष बताएं कि आखिर इसके पीछे कौन है। फिलहाल खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने इसको आतंकी घटना घोषित कर दिया है और शुरुआती जांच ये सामने आ रही है कि ब्लास्ट करने वालों के तार सीमा पार जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित करा था तब भी कहा था कि यदि कोई भी भारत में घटना ऐसी होती है जिसके तार पाकिस्तान से सीमा पार से जुड़े हुए होंगे तो भारत करारा जवाब देगा। फिलहाल अभी शुरुआती जांच हुई है, लेकिन शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना के तार आतंकवादियों के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में। हैंडलर का भी नाम सामने आ गया है और जो पकड़े गए डॉक्टर आतंकवादी हैं, जो कार में मिला मृत आतंकवादी है, वो पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर के संपर्क में थे। जिस दिन ब्लास्ट हुआ यह आशंका थी कि कार में डॉक्टर उमर खुद बैठा हुआ था और वही वो व्यक्ति था जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में लगभग 3.5 घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठा रहा। फिलहाल डीएनए का सैंपल मैच करा गया और ये आशंका सही निकली कि कार में डॉक्टर उमर ही बैठा हुआ था और उसी ने विस्फोट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीएस की बैठक हो गई है। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और यही बात पहलगाम के समय में कही थी। गृह मंत्री ने भी साफ कहा है कि हम अंतिम निष्कर्ष की ओर हैं, अंतिम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, लेकिन दोषी जो भी होगा उसे बख्शेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर भाग 2 का समय नजदीक आ रहा है। यदि भारत सरकार को यह बिल्कुल निश्चित प्रमाण मिल गया कि आतंकवादियों के तार सीमा पार पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। इस संभावना को इनकार नहीं किया सकता। यदि ये तार बांग्लादेश से जुड़े हुए तो भारत बांग्लादेश पर भी कार्रवाई कर सकता है। बांग्लादेश भी इन दिनों भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने
शरारतपूर्ण तरीके से एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाया है और उस नक्शे में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को और आसाम को शामिल किया गया है। ऐसे में यदि तार बांग्लादेश से जुड़े होते हैं तब बांग्लादेश भी भारत का अगला शिकार हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश में आज बहुत जोरदार मोहम्मद यूनुस विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 1 वर्ष के शासनकाल से जनता उब चुकी है, महंगाई के मारे बुरा हाल है और बेरोजगारी का अपने चरम पर है, उद्योग धंधे चौपट है, बिजली लोगों को मिल नहीं पा रही है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आज विशाल प्रदर्शन हो रहा है। अब आ जाता हूं दोस्तों बिहार के ऊपर। आखिर मुझे ये आशंका क्यों हो रही है कि बिहार में सुनामी आएगी? मुझे ये आशंका क्यों हो रही है कि बिहार के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो गलत निकल सकते हैं? ऐसा नहीं है कि पहली बार एग्जिट पोल गलत निकलने जा रहा हो। इससे पहले भी बिहार के एग्जिट पोल के उलट परिणाम आया है। हालांकि इस बार मेरी आशंका के हिसाब से बिहार के एग्जिट पोल के उलट परिणाम नहीं आएगा, लेकिन वो एग्जिट पोल की आकांक्षाओं को बहुत पार कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सबसे पहले ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मैंने लगभग 11 एग्जिट पोल देखे हैं, जिसमें कई नामी कंपनियां भी शामिल है जो एग्जिट पोल करती हैं और कुछ लोकल भी हैं। सभी ने एक मत से एनडीए को बहुमत दिया है और महागठबंधन को नंबर 2 पर दिखलाया है। स्थिति यह है कि जिस सर्वे एजेंसी को तेजस्वी यादव के बहुत नजदीक माना जाता है, जिसके विश्लेषक अक्सर महागठबंधन के पक्ष में बात करते हैं, उसने भी बहुमत एनडीए को दिखलाया है। हालांकि किनारे पर दिखलाया है और महागठबंधन को भी बहुमत के नजदीक लेकिन बहुमत से कम दिखलाया है। इसका मतलब क्या है कि महागठबंधन के जो नजदीकी विश्लेषक है, उनके पक्षकार विश्लेषक है, वो भी, जो उनके विरोधी विश्लेषक हैं वो भी, और जिनको हम निष्पक्ष कहते हैं वो भी, तीनों तरीके के विश्लेषक ये मानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ये बात क्यों कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार के इन परिणामों में महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी भी आशंका यह है, सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन एग्जिट पोलों के परिणामों से उलट से बहुत आगे जाकर परिणाम आएंगे। उसका कारण है बिहार में मतदान प्रतिशत। पहले चरण के बारे में आपने पता ही लगा होगा, आपको पता लग गया होगा, मैंने भी पहले चरण के बाद वीडियो बनाया था। बिल्कुल एबव एवरेज और एग्रेसिवली बिहार के मतदाताओं ने मतदान किया पहले चरण में। दूसरा चरण 11 तारीख को था और उस दिन मतदान पहले चरण से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से हुआ
और पहले चरण में जिस तरीके से एक बूथ पर वोटिंग 76% भी हो गई थी, दूसरे चरण में ये 77 को क्रॉस कर गई थी। और यदि हम एवरेज भी देखें तो वो पहले चरण से ज़्यादा वोटिंग था। इसका मतलब क्या है कि दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज़्यादा आक्रामक वोटिंग हुई, और पहले चरण में भी पिछले चुनावों की अपेक्षा ज़्यादा आक्रामक वोटिंग हुई। जब इतनी आक्रामक वोटिंग हुई है कि चर्चा मैं भी कर रहा हूं, चर्चा आप भी कर रहे हो, चर्चा तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कर रहा है, और सोशल मीडिया पर जितने भी लोग सक्रिय हैं और जो एक राजनीतिक समझ रखते हैं, वो भी इस आक्रामक वोटिंग की चर्चा कर रहे हैं। तब भी क्या परिणाम बस ऐसे ही आएंगे कि एनडीए को 122 सीटों की जरूरत है तो बस 125, 130, 135 सीटें आ जाएंगी? या महागठबंधन यदि उसके खिलाफ है तो क्या तब भी वो 100 सीटें और 95 सीटें और 110 सीटें ले जाएगा? आक्रामक वोटिंग का मतलब है सूपड़ा साफ होना। आक्रामक वोटिंग का मतलब है सुनामी आ जाना। हालांकि यह सुनामी किसी के भी पक्ष में हो सकती है, सूपड़ा किसी का भी साफ हो सकता है, महागठबंधन का भी साफ हो सकता है और एनडीए का भी साफ हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से प्रथम चरण और द्वितीय चरण में वोटिंग हुई है, बिहार के चुनाव परिणामों में सुनामी महसूस करेंगे आप। दूसरी बात, बिहार में सूपड़ा साफ होगा। अब किसका सूपड़ा साफ होगा इस पर आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यह निश्चित है कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है सूपड़ा साफ होगा। अब वो सूपड़ा चाहे एनडीए का साफ हो और चाहे महागठबंधन का साफ हो। अब इसमें मेरी आशंका क्या है कि किसका सूपड़ा साफ होगा? मेरे हिसाब से, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अभी तक जितना मैंने बिहार के चुनाव का एनालिसिस किया है, जिस तरीके से चुनाव के बाद कुछ मतदाताओं के बयान कुछ नेताओं के बयान देख रहा हूं, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि मेरे हिसाब से यह सुनामी महागठबंधन को उड़ा देगी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर देगी और शायद एनडीए के पक्ष में सीटों का एक तूफान, एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, ऐसी मेरी आशंका है। बिहार चुनाव के बाद कई अंदर की बातें निकल के बाहर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और आप सहित तमाम दलों ने कुछ इस तरीके का व्यवहार करना शुरू कर दिया है कि एनडीए की जीत निश्चित है, महागठबंधन पराजित होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले कहा कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लूंगा। आप पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिहार में वोट चोरी हो गई है और एनडीए की जीत निश्चित है। यह स्पष्ट संकेत है कि उन्हें ये बात पता लग गई है कि एनडीए जीतने जा रहा है, उन्हें अंदाजा है हवा का और महागठबंधन पराजित हो रहा है।
एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर यूट्यूबर है जिसका मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन वो जिस दिन से मोदी सरकार बनी है हर महीने एक वीडियो बनाता है कि बस 15 दिन में, बस अगले महीने मोदी सरकार गिरने वाली है। और जब 1919 में 2019 में मोदी सरकार बनी थी तब भी ये यूट्यूबर हर कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाता था कि बस 6 महीने की मेहमान है मोदी सरकार। यहां मेरे शहर में एक मेरे मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन वो बड़े कट्टर कांग्रेसी हैं। और वो इतने कट्टर कांग्रेसी हैं कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सिर्फ और एक सिर्फ ब्राह्मण हूं। पता नहीं उनकी क्या सोचा, ये तो वो जाने। लेकिन वो मुझे अक्सर उनके वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि बस देखो अब गई सरकार। मैं पिछले कई साल से वो मुझे भेजते हैं वीडियो, मैं उनको सुन लेता हूं। अब उस ब्लैकमेलर यूट्यूबर ने एक फिर वीडियो बनाया और उसने कहा कि यदि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आए तो हम आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि यह वोट चोरी का निश्चित आरोप है। मतलब महागठबंधन जीत गया तो वोट चोरी नहीं हुई, ममता बनर्जी जीत गई तो वोट चोरी नहीं हुई, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई वोट चोरी नहीं हुई, केरला में कम्युनिस्ट जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, लेकिन एनडीए जीतेगा तो वोट चोरी होगी। मतलब ये दावा ही नहीं कर रहे कि हम जीतेंगे, ये माहौल बना रहे हैं। यदि मैं हल्के शब्दों का प्रयोग करूं तो ये ईवीएम के विधवा विलाप का माहौल बना रहा है। स्थिति यह है एक अंदर की खबर के अनुसार कि सुना है तेजस्वी यादव बहुत नाराज हैं राहुल गांधी से, और उन्होंने अपने करीबियों से कहा है कि राहुल गांधी ने मेरा पूरा चुनाव खराब कर दिया। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार के अनुसार तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की बैठक में यह कहा कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, ना वोट चोरी होती है और ना बिहार की जनता वोट चोरी के मुद्दे पर विश्वास करेगी। और मैं राहुल गांधी को, उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से बार बार कहा कि एक झूठे मुद्दे को उठाने का कोई नतीजा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर, हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर, हम चुनाव लड़ेंगे बिहार से युवाओं के पलायन के मुद्दे पर, और हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और शराबबंदी की वजह से हो रही बहुत सारी मौतों पर। लेकिन तेजस्वी यादव के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने जबरदस्ती महागठबंधन पर वोट चोरी का मुद्दा थोप दिया। और कहा यह जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि राहुल गांधी ने मेरा पूरा चुनाव खराब कर दिया। उन्होंने एक अनावश्यक, एक झूठा वोट चोरी का मुद्दा उठाया और पूरा चुनाव एनडीए के पक्ष में चला गया। दोस्तों, इस बात के आधार पर तो मैं कह ही रहा हूं, इन सूचनाओं के आधार पर मैंने पहले भी कहा था
कि बिहार में यदि मैं यादव मतदाताओं को छोड़ दूं तो कम से कम मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, 14 तारीख की बात है, आज 12 तारीख हो गई, परसों तक का सवाल है, लेकिन गैर यादव चाहे वो पिछड़े हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अति पिछड़े हैं, चाहे महादलित हैं, और चाहे वो सवर्ण हैं, वो किसी भी कीमत पर लालू यादव के जैसे शासन की वापसी नहीं चाहते। और राहुल गांधी जैसे हवाई देश विरोधी बयान देने वाले, देश की सेनाओं का अपमान करने वाले, विदेश में जाकर भारत की बुराई करने वाले, भारत की सेनाओं की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले राहुल गांधी से ये पूरा वर्ग नाराज बैठा हुआ है। इसे आप अपने आसपास भी देख सकते हो, बिहार नहीं पूरे देश के ये स्थिति है। और बिहार में महिलाएं किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जाएं और लालू यादव और उनके शिष्य वापस आए। इसलिए मेरी आशंका है कि जो सुनामी आएगी ये विपक्ष को बहा कर ले जाएगी, और ये एग्जिट पोल जितनी सीटें दे रहे हैं महागठबंधन को, हो सकता है इससे बहुत कम सीटें आए महागठबंधन की, और तूफान आएगा, पहाड़ खड़ा हो जाएगा एनडीए के पक्ष में। और ये एग्जिट पोल जितनी सीटें दे रहे हैं एनडीए को उससे बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसी मेरी आशंका है। ऐसा होगा ही ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ईवीएम में वोट किसके पक्ष में पड़े हैं। मैं राहुल गांधी जैसा कोई व्यक्ति नहीं हूं जो वैसे ही कह दो वोट चोरी हो रही है। कोई नहीं जानता ईवीएम में, ना ईवीएम से कोई वोट चोरी हो सकता है, ना ईवीएम हैक हो सकती है। लेकिन ये आशंका मेरी है कि एग्जिट पोल फेल होंगे। हालांकि एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एनडीए बहुत ज़्यादा सीटें जीत सकता है और महागठबंधन बहुत नीचे जा सकता है। और ऐसा कहने के प्रति मेरी आशंका का दो कारण हैं। पहला, बिहार में असाधारण रूप से मतदान बहुत ज़्यादा हुआ है, आक्रामक तरीके से हुआ है, महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोटिंग करी है। और दूसरी बात, जंगल राज बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा था, और थोक वोटों में यादव समुदाय के अलावा कोई हिंदू वोट ऐसा नहीं था जो पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के पक्ष में खड़ा हो सकता है हर बिरादरी, सवर्ण भी, पिछड़े भी, दलित भी, उनमें थोड़े थोड़े हो महागठबंधन के, लेकिन थोक में कोई नहीं था। और एनडीए के पास गैर यादवों में थोक वोट बैंक था, वो चाहे दलित हो, चाहे अति दलित हो, चाहे गैर यादव पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, और चाहे सवर्ण हो। और मुस्लिम वोटों में हाँ जरूर मैं कहूंगा कि वो महागठबंधन के पक्ष में थोक में था, लेकिन वो पूरे बिहार की सुनामी को रोकने में असफल है। ओवैसी ने क्या प्रभाव डाला, इस बारे में अभी कुछ निष्कर्ष नहीं कह सकता, और वो डालेंगे भी तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25 सीटों को प्रभावित करेंगे, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो दोस्तों, मेरा ये आकलन है कि ये एग्जिट पोल फेल होंगे। एग्जिट पोल के
आकांक्षाओं का अनुरूप ही बहुमत आएगा, लेकिन बहुमत बहुत ज़्यादा सीटों से आएगा और महागठबंधन बहुत पीछे हो जाएगा, ऐसी मेरी आशंका है। दोस्तों, फिलहाल इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद तत्काल भारत के गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों से मिलने भी पहुंचे, प्रधानमंत्री भी अस्पताल में पहुंचे और घायलों से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास और भी हजारों काम होते हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन वो घटनास्थल पर गए और वो घायलों से मिलने गए। उसके बाद भी गांधी परिवार के किसी सदस्य ने इन घायलों से अस्पताल में जाकर मिलना उचित नहीं समझा और फिर क्या कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। अभी तक भारत की किसी भी विपक्षी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी के अलावा, बीएसपी ने, कुछ छोड़ रहा हूं, गैर बीएसपी किसी भी विपक्षी पार्टी ने दिल्ली ब्लास्ट की खुलकर कड़ी निंदा नहीं करी है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियां हो, चाहे भारत के वामपंथी पार्टियां हो और चाहे शरद पवार की पार्टी हो। इन सबको यह आशंका है कि यदि हमने आतंकवादी हमलों की निंदा कर दी तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा और भारत का मुस्लिम वोट उन्हें कम पड़ सकता है। हालांकि वो वास्तव में नाराज होगा या नहीं होगा, वोट कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा इस बात के लिए संपूर्ण विपक्ष की आप सबको निंदा करनी चाहिए कि वो आतंकवाद की निंदा करने को तैयार नहीं है। और राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विपक्ष में रहे बैठे हैं तब भी नहीं गए, और सूचना तो यह भी है, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि ब्लास्ट होने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तत्काल घूमने के लिए विदेश यात्राओं पर रवाना हो गए। ऐसी सूचनाएं हैं, गलत भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने ये सूचना पढ़ी है। तो राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ऐसे व्यवहार और ऐसे कार्यों की वजह से, और संपूर्ण विपक्ष आपसे कहना चाहता हूं, कोई वोट चोरी कुछ और नहीं है, यही वोट चोरी है कि जनता आपसे घृणा करती है, आप आतंकवाद की निंदा करने को तैयार नहीं हो, आप इस देश के नागरिकों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हो, आप पीड़ितों को देखने के लिए अस्पताल में जाने को तैयार नहीं हो, और आप झूठे मुद्दों पे चुनाव लड़ते हो। चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।